Hello guys, welcome to my channel Easy Study with me. I hope you are preparing for EPFO without delay. I am discussing little bit about the plan and strategy about how to start prepare yourself for this exam. So let us discuss about various topics that covers major chunk of your preparation and easy to get marks with less efforts. So here, as you know that you already saw the paper, previous year paper. So in this paper, you already know there were many easy topics that you are find जिसमें कि आपको easy marks मिल सकते हैं. जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं टॉपिक आप समझ सकते हो, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, इंग्लिश ग्रामर जिसका बेस बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पाए गए हैं जैसे कि आप समझो कि टोटल ही जिसकी ग्रामेटिकल अप्रोच बहुत अच्छी है, जिसको टेंसेस के बारे में अच्छा पता है, वर्ब्स एंड उसके रूल्स, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है चार पांच क्वेश्चंस की. और चार पांच क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आपका एग्जाम निकालने के लिए काफ़ी है. कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के लिए भी मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो पढ़ के, है ना. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर में, आपको दिखाता हूँ कि पेपर कैसा रहा है. ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पेपर है 2025 का जो लास्ट ईयर हुआ था नवंबर दिसंबर के टाइम पे. तो सबसे पहला ये जो टॉपिक है ना, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बीच में से. जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 21 से लेकर 28 में, तो कुछ मैंने इसके रिसोर्सेज फाइंड किए हैं जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ कोचिंग के थ्रू ही आपकी तैयारी हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. विदाउट कोचिंग भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम जैसे कि यूपीएससी ले रहा है इसको, तो वो कोई भी अदर रिसोर्सेज पे नहीं जाएगा. जैसे कि आप समझ रहे हो कि वो कोई भी आलतू फालतू बुक्स नहीं उठाता है. उसका मेन है कि आपसे उसको कोई साइंस का या इंजीनियर की आपकी चेकिंग नहीं कर रहा है, वो इंजीनियरिंग की. तो आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ के ही उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको बताता हूँ आगे कि किस तरीके से क्वेश्चन उठाए हैं. तो आपको दूसरे किसी रिसोर्सेज रिसोर्सेज पे या कोई जो आप कोर्सेज खरीदते हो, आप चाहते हो तो खरीद सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल भी उसको पढ़ के क्वेश्चंस बना सकते हो. तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो स्क्रीन पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोलिक एसिड. अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार यार मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है मैथ्स का या बायो का 11th-12th में, तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा इसको. तो आप देखो कि अगर आप अभी से इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी समय है इसको रीड करने के लिए. तो मैंने जो फाइंड किया था, ये एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है, केमिस्ट्री की, यूनिट 7 में. मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ. ये लाइन टू लाइन एग्जैक्ट दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, कि इनमें से कौन सा कार्बोनिक एसिड कहा जाता है या है. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट है, मैंने ले रखा है. तो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं. ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन यूनिट 7 एनसीईआरटी क्लास 12 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स का चैप्टर है. इसमें फिनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोनिक एसिड. तो अब आप ये मत सोचो कि ऊपर जो बेसिक केमिस्ट्री दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है, आपको ये सब नहीं पढ़ना है. आपको इसमें सिर्फ पढ़ना है कि आप कोई भी जैसे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे कि एल्कोहल, फेनॉल, ईथर और एसीटोन है. अगर किसी बच्चे ने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा होता तो वो क्या करता, उस चैप्टर को देख के फिनॉल, अल्कोहल, ईथर एक ही टॉपिक में दिया, ये एसीटोन अलग दिख रहा है तो उसको लगा देता. बट वो नहीं है, वो क्या पूछ रहा है, ढंग से पढ़ोगे कि विच इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, तो फिनॉल है. ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है. आप बुक उठाओगे, चैप्टर देखोगे और जो बॉक्सेस में दिया हुआ है उसको आपको काफी अच्छे से अप्रोच करना है. सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कमर्शियल यूज ऑफ एमीन्स, या जो लोग इसको अमाइंस बोलते हैं, वैसे अमीन है. तो ये जो टॉपिक है
आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन कहाँ से बना होगा, है ना? तो ये यूनिट 9 क्लास 12th की एनसीईआरटी है। इसका भी मैं आपको रिसोर्स बता देता हूँ कि कहाँ से पूछा गया। देखो, कोई ज्यादा आपको मेहनत करनी ही नहीं है। यूनिट 9 अमीन, और फर्स्ट लाइन पढ़ो आप क्या दिया हुआ है। द चीफ कमर्शियल यूज ऑफ अमीन इज एज द इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। अब आप ऑप्शन देखो क्या आए थे। सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर, एज इट इज उसने कॉपी पेस्ट किया है। कमर्शियल यूज ऑफ अमीन, सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। आप देखो कि कितना इजी तरीके से वो आपसे साइंस पूछ रहा है, और आप अननेसेसरी किसी भी चीज को अप्रोच मत करो। कोई भी अननेसेसरी मोटी मोटी किताबें मत पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ऑलरेडी सिलेबस में। तो आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। थर्ड चीज, ये हो गया हमारा जनरल साइंस। एक साइंस को मैं आपको और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आया था, which among the following is the correct nature of the substances filling up the pleural cavity, the space between the lungs and the chest। तो आपने ये डायग्राम देखा होगा। तो देखो, ये हमारी बॉडी है। अब यहाँ पे लंग्स है, यहाँ से हमारा पाइप आता है, यहाँ से वेन्स जाती हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो लंग्स है और जो चेस्ट है, जो इसका स्पेस है, ये किससे फिल्ड है? तो ये लिक्विड से फिल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। एक आया था ये क्वेश्चन, which among the following statement with regard to fatty acids incorrect is correct। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना बुक्स में, आपको उसको पढ़ना है अच्छे से। एक टॉपिक होता है एसिड, बेस, सॉल्ट्स, है ना? आपकी इन सब चीजों पे कमांड बेसिकली अच्छी होनी चाहिए। आप इसको कहाँ से पढ़ सकते हो? आप इसको पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, या फिर ल्यूसेंट की जो बुक है। ठीक है, आप ल्यूसेंट की बुक से इसको फॉलो कर सकते हो। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको जनरल साइंस के लिए। देखो, मैंने ये जो है जनरल साइंस की एक बुक आती है एमसीक्यू की, घटना चक्र। इसको आपको लगाना है, इसके क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर आप ये ले सकते हो, या ल्यूसेंट की आती है, आप ल्यूसेंट की बुक लेके क्वेश्चंस वाली, एमसीक्यू वाली, वो आप लेके उसको लगा सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं हर एग्जाम के, तो वहां से आप इसको करोगे तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले मैं आपको रिसोर्स बता देता हूँ, आपको उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर में एनसीईआरटी करना है आपको 11th की और 12th की। ठीक है, इसमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, मतलब दो तीन चैप्टर हैं, वो आपको इसको एनसीईआरटी से करना है। वो मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखो, आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहे हैं। देखो, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा ट्रांसफर, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। देखो, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कुड बी ए परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है। इसलिए आपके लिए एनसीईआरटी
इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी 11th की है, चैप्टर 1 है इसका, ये आप कर सकते हो। अब आपको इसमें सब कुछ नहीं करना है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कोडिंग वगैरह, ये सब नहीं करनी है। आप इसमें आ जाओ सीधा इमर्जिंग चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई के ऊपर आपने देखा था पिछली बार क्वेश्चन आया, एलएलएम पे आया है, ठीक है, एआई की जो लैंग्वेज होती है, मॉडल्स हैं, उसके ऊपर आया है। तो ये चाहो तो आप बेसिक इससे पढ़ लो, और दूसरा आप कोई कंप्यूटर की बुक ले लो, या फिर यूट्यूब पे ऑनलाइन काफी सारा दिया हुआ है, उसमें से पढ़ लो, ठीक है। अब ये सब आपको नहीं पढ़ना है, फ्लो स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधे नीचे आओगे, एक बार आपको ये जरूर पढ़ना है, सोशल इम्पैक्ट वाला चैप्टर, डेटा प्रोटेक्शन कैसे है, क्योंकि ये अभी के ट्रांसफॉर्मेटिंग टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, एक दो रीडिंग में इजी इजी है, वो आप कर लो, तो वहां से आपका ये बन जाएगा। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है एलएलएम चैट जीपीटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर ये था ए। एक क्वेश्चन बना हुआ है, ये देखो मैंने जो बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसके मॉडल पूछा है, फॉर ट्रेनिंग डिप्लॉइंग कॉम्प्लेक्स मेथड इन आर्टिफिशियल विच अमंग द फॉलोइंग द इज प्रेफर्ड, तो इसका आंसर है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके नीचे देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्टली स्टैंड्स फॉर एसएसएल एनक्रिप्शन विथ रिगार्ड टू बैंकिंग वेबसाइट, तो उसका आंसर हो गया आपका सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटेक्शन, सॉरी सिक्योर सॉकेट लेयर इंक्रिप्शन, मतलब इंक्रिप्शन का मतलब प्रोटेक्शन है कि आप एंड टू एंड यूजर्स को किस तरीके से इनक्रिप्ट कर रहे हो, इनक्रिप्ट मतलब आप कोड कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लो एसएसएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वो नेक्स्ट में पूछ सकता है। अब देखो ये पूछा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव पे क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा, ठीक है। तो आप एक बार इस सब चीजों को पढ़ो, जो मैंने बताया ना मेमोरी वाला, टाइप्स ऑफ मेमोरी, उसमें सब दिया हुआ है, आप 11 12 की एनसीईआरटी करोगे, उसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। अब जैसे कि इसका आंसर जो था, मैं आपको बता ही देता हूँ इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था हार्ड डिस्क। क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ना आप लोग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसमें दिया है परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, परमानेंट पूछिए, प्राइमरी नहीं पूछिए। तो कभी कभी आप क्या करते हो ना, जल्दबाजी में क्वेश्चन ढंग से रीड करना ही भूल जाते हो, तो आपका एक ना एक क्वेश्चन जो इजी होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाँ, अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है इन्वायरमेंट, मैं आपको यही बता देता हूँ। इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए आपको एक बुक आती है, घटना घटना चक्र की एमसीक्यू, ये पीवाईक्यू रहते हैं सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन के, और उसमें स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट होता है किसी भी टॉपिक से, जैसे पॉल्यूशन हुआ है ना, तो पॉल्यूशन स्टार्ट होगा, पॉल्यूशन में आपको सबसे पहले ब्रीफ करेगा टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या, तो आप उसको 1 1.5 पेज में खत्म करोगे, फिर उसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस दिए होंगे 50 60 100 जितने भी होंगे, तो आप उसको लगा लो, उससे भी आपका ये चीजें कवर हो जाएंगी। अब जैसे इसमें ये बहुत इजी टॉपिक है, जिसने भी जैसे जो भी तैयारी कर रहा है यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द परमाफ्रॉस्ट थॉइंग इन द आर्कटिक, मतलब ये बोल रहे हैं कि क्या एनवायरमेंट में क्या ऐसी प्राइमरी कंसर्न हो रही है जिसकी वजह से जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट मतलब क्या होता है ना, जो लेयर बन जाती है और उसके अंदर जब गैसेस जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये ट्रैप करके उसको अपने अंदर रख लेता है, फिर वो जब मेल्ट होता है, तो मेल्ट होने के बाद में क्या होता है ना, वो गैसेस रिलीज होती है। तो वही क्वेश्चन है कि देखो रिलीज ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि क्या उसका कंसर्न होंगे, प्राइमरी प्राइमरी मतलब सबसे पहले तो गैसेस रिलीज हो जाएंगी, यही कंसर्न होगा, तो ये बेसिक है। अब इन्वायरमेंट पे एक और क्वेश्चन आया था, देखो इन्वायरमेंट पे क्या इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्राइमरी रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, इसका आंसर हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो फुली
कंबस्ट नहीं हो पाते, मतलब आप उसका कंबंशन कर रहे हो बट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कंबस्ट ही नहीं हो पाया। जब कंबस्ट ही नहीं हो पाया तो वो पॉल्यूटेंट छोड़ने लगता है ना, रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। तो उसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में तो ऑलरेडी पॉल्यूशन है, स्मॉग हो गया, फिर फॉग वगैरह आया विंटर्स के समय में तो उसको ट्रैप कर लेता है, तो जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये आपका अपन ने कवर कर लिया है अभी तक। अगर देखें तो हमने क्या क्या देख लिया जल्दी जल्दी। देखो, हमने कंप्यूटर के बारे में देख लिया, कहाँ से करना है कैसे करना है। फिर हमने देख लिया जनरल साइंस, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपके लिए इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश को आप कैसे करोगे? इंग्लिश के लिए सिंपल है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, या कोई इंग्लिश की कोई बुक आती हो या आपने कहीं से पहले पढ़ा हो तो उसको आप देख के वहीं से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि और कोई इसका सोर्स है नहीं। क्योंकि आपको वोकैब याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे ना लास्ट ईयर के, तो इंग्लिश टफ आया था, इतना इजी नहीं आया था। ये देखो, जिसकी ग्रामर अच्छी होगी, ग्रामर पे पकड़ अच्छी होगी, वो उस क्वेश्चन को कर सकता है। द इवनिंग लुक्ड अगेंस्ट द स्ट्रेची आउट स्काई, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं। और ये रूल्स के हिसाब से इसको आप ऑप्शन बनाओगे, ऐसे नहीं बना सकते कुछ भी। इसके जो रूल्स हैं ग्रामर के, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर पुट होगा। तो इसका आंसर जो है, या तो कंफ्यूजन है इसमें एक, सोल क्वेंच सॉरी सोल क्वेंचिंग ब्यूटीफुल एंड रेड, या तो इसका आंसर आएगा या ब्यूटीफुल, सोल क्वेंचिंग या रेड, ये इसका आंसर आएगा। अब ये देखते हैं कि आयोग हमें क्या आंसर देता है, ठीक है। समर्स वाला है, समर्स बी रियली हॉट एट टाइम्स सो मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। कैन, कुड, माइट, मे, तो ये कैन या कुड में से होगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कुड जो है वो एक पॉसिबिलिटी शो करता है, एक फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको एक सेंटेंस पढ़ के जो सेंटेंस बोल रहा है उसकी समझ, प्लस आपको वर्ब्स और जो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए, तो अब आप इस पेपर को इजीली टारगेट कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चंस इतने वैसे भी नहीं आते हैं इजी। अब जैसे ये पैसेज पूछ लिया है, अब पैसेज का भी जो डायरेक्शन है आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसको देखो। इसमें क्या है ना, इसमें बोला है कि आप जैसे कीप इन माइंड द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज अलोन, कि आप जो यूपीएससी सीसेट में करते थे, ठीक है, यूपीएससी सीसेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि इन्फ्रेंस आ गया, इन्फ्रेंस पूछ रहा है, ठीक है, कॉन्क्लूजन आप बना रहे हो, एजम्पशन मेड बेस्ड है, तो उसमें तरीका अलग हो जाता है। बट यहाँ जो क्वेश्चन है ना, यहाँ क्वेश्चन ऐसे नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पैसेज के बेस पे ही बताना, जो भी फैक्ट दिए हो आप कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते हो एजम्पशन रीड करके, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरीके से रीड करोगे तो आप इसके पैसेज भी आराम से लगा सकते हो, क्योंकि देखो इजी वे में ही पूछ रहा है। अब आप इसमें ये मत करना कि ऑल दिया है तो सबसे पहले इसको देख के कट कर दो कि नहीं भाई, यूपीएससी में तो एलिमिनेशन चलता है, ऑल आ गया तो ऑल तो सही हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले, हो भी सकता है सही हो भी सकता है गलत हो, बट आपकी प्रोसेस वहां पे यही रहनी चाहिए कि पैसेज रीड हो, पैसेज रीड करने के बाद में ही आप उसका आंसर कर सकते हो। तो पैसेज की प्रिपरेशन आप कर लो, क्वेश्चन लगा लो कहीं से आपको मिल रहा है तो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कर पाओगे। हम आगे चलते हैं। अब ये देखो जैसे ये है, द फैक्ट दैट डेलिब्रेशन वर कैरिड आउट इन ए कॉर्डियल मैनर प्लीज्ड द ओल्ड गार्ड वेरी मच, ठीक है। अब इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, तो आप वोकैब पे थोड़ा सा काम करो। आपको वर्डिंग आनी चाहिए, एंटोनियंस, सिनोनियम्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो एक बोलते हैं ना
कि रूट रूट वर्ड पकड़ के उसका मीनिंग निकालना। आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, उसको सीखो, तो आप ये क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। अब सेकंड एक सेक्शन होता है हमारा सोशल स्कीम्स का, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सोशल सिक्योरिटी कोड्स, ठीक है। अभी कुछ ड्राफ्ट आया है सोशल सिक्योरिटी कोड्स का, जिसमें क्या क्या करा है, जो हमारे 9 जो ऑलरेडी कोड्स थे अलग अलग एक्ट्स के अंदर, ठीक है, उनको कर दिया है उनका यूनिफिकेशन। तो उनके यूनिफिकेशन करने के बाद ये जो टॉपिक्स बने हुए हैं, जैसे कि आप पढ़ो कि एम्प्लॉयमेंट बेज है, और भी 8-9 मतलब 9 है शायद इसके अंदर, 9 कोड्स हैं। उसको यूनिफाई करने के बाद में ये देखो 9 सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं, इनको यूनिफाई करने के बाद एक सोशल सिक्योरिटी कोड बना है, जिसके अंदर ऑलरेडी 4 एक्ट्स हैं या कोड्स हैं वो आ रहे हैं। तो इसका डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने ये पीआईबी की साइट से लिया है, अब आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक नॉलेज के थ्रू आपका ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, और क्वेश्चन भी इसमें इजी इजी पूछे, ज्यादा टफ नहीं पूछे, लेकिन आप ये पढ़ना जरूर। जैसे कि इसमें पूछा है कि मैटरनिटी बेनिफिट एंटाइटलमेंट क्या है, तो इस पर नजर आपकी अच्छे से होनी चाहिए कि 80 डेज है, 12 मंथ है ना, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है मैटरनिटी मैटरनिटी लीव का, ये सब चीजें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं डाटा पे, तो वो देख लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डाटा पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, डाटा पे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे इसने पूछ लिया कि कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है, कितना एम्प्लॉय करता है अगर उसकी वेज इतनी है, तो ये पूछा हुआ है, एक्ट पूछा हुआ है एम्प्लॉय, देखो नॉट, ठीक है, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट, क्या बेनिफिट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपके इसमें से क्वेश्चंस आप कवर करके गए होगे। मैथ्स का ये है कि मैथ्स को आप चाहो तो आप इसका लिए कुछ बैच ले सकते हो कहीं से जहां से आपने पढ़ा है, क्योंकि ये कम से कम 7-8-9 क्वेश्चन है जो हर सेक्शन से आ रहे हैं। तो इसके लिए जैसे कि आप सबसे पहले आप परसेंटेज हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के बाद प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला है, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, मीन मीडियन हो गया, ठीक है, मीडियन वाला टॉपिक। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आप कर सकते हो, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसे डिस्काउंट वाला ये दिया हुआ है, डिस्काउंट का टॉपिक आप पढ़ लेना, ठीक है। एक ये हो गया डेट वाला, कैलेंडर वाला टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिक करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे इसने पूछ लिया था कि जो जतिन गोस्वामी थे पद्म भूषण अवार्डी, उनको 2025 में मिला है, तो ये किस डांस फॉर्म के लिए मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सत्रिय, सत्रिय के लिए मिला हुआ है। और अगर अगर आप देख रहे हो कि ऑप्शंस के हिसाब से भी करो, तो भरतनाट्यम दिया है, कथकली दिया है, कथक दिया है, सत्रिय अलग से दिया है। अगर इनको ये आंसर नहीं भी रखना था, सपोज करो ये आंसर नहीं होता, ये कुछ इनको फंसाना था किसी को, तो कुछ ही बुड़ी कर देते, क्लासिकल कर देते, कुछ ना कुछ कर देते, है ना। बट ये तुक्के के लिए, लेकिन आप इसको पढ़ लो, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, जितने भी टाइप्स के होते हैं अवार्ड जो मिलते हैं, नोबल हो गया, तो इन सब पे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार, और हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप छोड़ के जा नहीं सकते। ये साइंस एंड टेक पे क्वेश्चन आ रहा है। और जहां तक ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी से माइग्रेट होकर इसमें आए हुए हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि जिनने साइंस एंड टेक यूपीएससी लेवल पे किया है, प्रीलिम्स लेवल पे, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। हाँ, लेकिन जो लोग नहीं है, जो सिर्फ यूपीएफओ की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा साइंस एंड टेक की तरफ भी। साइंस एंड टेक के लिए आप एक सर हैं यूट्यूब पे, डॉक्टर शिवन सारथी वाले, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, या उनके कहीं से नोट्स मिल जाए तो वो पढ़ सकते हो, तो वो काफी मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी अगर इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स वगैरह मैं बना के आपको दे दूंगा, मेरे पास है। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन आता है स्कीम्स का।
ये देखो, which among the which of the following statement relating to the scheme for promotion of registration of employer and employees। तो वही सेक्शन है ये वेजेस वाला, जो इसमें कोड्स दिए हुए हैं इसके ऊपर ही आया हुआ है। ये देखो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या है, ठीक है, ये स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ईएलआई के ऊपर आया हुआ है। ये देखो, ये अकाउंटिंग वाला सेक्शन है, ऑडिट एंड अकाउंटिंग। तो अब देखो, ये हो गई तुम्हारी बेसिक प्रधानमंत्री वाली स्कीम जो न्यूज में थी, ये काफी न्यूज में थी। निष्ठा, पीएम पोषण, ये भी काफी न्यूज में रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसने आपको फंसा दिया, यहाँ पे क्लास 8 तक था, है ना, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे बायो ई3 वाली पॉलिसी पूछ ली है। तो गाइस, आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके एमसीक्यू कहाँ से करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, बुक्स वगैरह सब कुछ। साइंस एंड टेक, इसके एमसीक्यू बताना है, मुझे बताना है आपको कि कहाँ से करना है। थर्ड, पॉलिटी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट वाला जो एमएक एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन कहाँ से करना है, इसके पीवाईक्यू। और मैं आपको काफी सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली कवर कर सकते हो, रिसोर्सेज उनके, ठीक है, और पेपर कैसे अप्रोच करना है। और टिप्स भी दूंगा मैं आपको कि नेक्स्ट जो पेपर 2026 का होगा उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और बाकी आपको जो हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को, अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी सजेशंस हो आपको दो। थैंक यू सो मच।